Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is related to widget payments. लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमने फिर ईजल्स कैलकुलेशन की थी। उसके बाद फ्लेक्सिबल पेमेंट को कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में हम ने सारा डिस्कस किया था और फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन की थी। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता है। टाइप्स ऑफ पेमेंट कितनी किस्म की हैं? मेन तीन किस्म की टाइप्स होती हैं: फ्लेक्सिबल पेमेंट, विजिट पेमेंट एंड कंपोजिट पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको पता है लेयर्स में काम होता है, जिसमें सबग्रेड, सब बेस, बेस एंड वेयरिंग कॉस्ट आती है। जबकि विजिट पेमेंट में हम कंक्रीट की पेमेंट होती है या आरसीसी की होती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। विजिट पेमेंट को हम कंक्रीट पेमेंट भी कहते हैं। कंक्रीट पेमेंट्स often called widget payments are made up of Portland cement concrete. It may or may not have base course between the subgrade and the concrete surface. Base courses are often called subbase courses when used with widget payments and are utilized under these payments for several reasons: control of pumping, control of frost action, drainage, control of shrinkage, and swell of subgrade. सो विजिट पेमेंट बेसिकली आपको पता है, विजिट पेमेंट हमारे पास होती है कंक्रीट की, जिसमें हम स्लैब देते हैं। अब इसमें हम बेस कोर्स और सब बेस कोर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता आपके लोड को ट्रांसफरिंग करने के लिए। विजिट पेमेंट में सारा का सारा जो लोड होता है वो आपकी स्लैब बर्दाश्त करती है, और स्लैब आपको पता है यूटीएल की तरह पूरी स्लैब पे आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। नीचे सब ग्रेड या बेस कोर्स हम दें या ना दें, उसका लोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब सवाल ये है कि हम बेस कोर्स या सब बेस कोर्स को अपने विजिट पेमेंट में क्यों देते हैं, और उसका रीज़न क्या होती है अगर हम अपनी विजिट पेमेंट में सब बेस या बेस कोर्स को की एक लेयर दें। तो उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं जो उसने नीचे आपको बताई हैं। बेसिकली 4 मेन रीज़न्स हैं जिसकी बेस पे हम अपनी सब बेस या बेस कोर्स को देते हैं। अगर हमारी सब ग्रेड भी इतनी अच्छी नहीं है तो फिर भी विजिट पेमेंट में, क्योंकि आपका जो लोड है वो आपकी स्लैब के थ्रू स्लैब पे ही जस्ट आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, और स्लैब पे ही सारा कंक्रीट पे लोड आता है। नीचे के उस लोड का कोई ताल्लुक नहीं होता आपकी सब ग्रेड पे, सब बेस पे या बेस कोर्स पे। अब सब बेस या बेस कोर्स देने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है कंट्रोल ऑफ पंपिंग। व्हाट इज़ कंट्रोल ऑफ पंपिंग है, जब क्योंकि आपकी ये विजिट पेमेंट आपकी कंक्रीट की पेमेंट होती है, और समटाइम्स कंक्रीट की पेमेंट में जब आपके क्रैक्स आ जाते हैं, तो क्रैक्स में जब पानी फिल आउट होके नीचे जाता है, तो जब पानी नीचे जाता है तो जब उसके ऊपर पानी उस क्रैक्स में होता है, जब आपको पता है कि किसी क्रैक में पानी चला जाए, ऊपर से हम कोई प्रेशर लगाएँ तो पानी वापस बाहर आता है, ठीक है? जैसा कि अगर आपकी विजिट पेमेंट है और विजिट पेमेंट में कोई क्रैक्स आ गए हैं और किसी वजह से भी, तो क्रैक्स में जब पानी जाएगा और उसके ऊपर जब ट्रैफिक की लोडिंग आएगी, तो वो क्या होगा, पानी प्रेशर से वापस आएगा। इसकी जो मिसाल वो ये है कि पंपिंग की मिसाल कि आप देखते हैं कि जो कोई चश्मा वगैरह होता है पहाड़ों में, तो वो भी पहाड़ में कोई क्रैक आता है तो उसके ऊपर जब लोडिंग आती है तो वो एकदम प्रेशर प्रेशर से आपका वाटर उस क्रैक से बाहर निकलता है या उस सुराख से बाहर निकलता है। या अगर आप देखते हैं कि कोई कीचड़ वगैरह होता है तो उसमें आप कोई ईंटें वगैरह रख देते हैं, और जब उसके ऊपर आप पाँव रखते हैं तो एकदम से पानी ऊपर आता है। वो क्या होता है कि आपके क्रैक्स वगैरह या में पानी अगर गया होता है तो उसके ऊपर जब एकदम से लोड आएगा तो वो पानी प्रेशर से वापस ऊपर की तरफ आएगा। तो वो होता है पंपिंग एक्शन। अब कंक्रीट पेमेंट में अगर हमने कोई नीचे लेयर नहीं दी हुई तो क्या होगा कि जब क्रैक से पानी आपका नीचे सबग्रेड की तरफ जाएगा, तो जब उसके ऊपर लोडिंग आएगी तो वो पानी वापस वापस बाहर आएगा, और जिसकी वजह से आपकी
जो पेमेंट है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस पंपिंग एक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उस पंपिंग एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम बेस कोर्स या सब बेस कोर्स की लेयर देते हैं। बेस कोर्स और सब बेस कोर्स की लेयर देने का फ़ायदा क्या होता है, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में, क्योंकि आपको पता है ग्रैनुलर लेयर्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स होते हैं, और क्योंकि कंक्रीट में आपका पानी सीप आउट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनपरवियस होते हैं। तो ये जो सब बेस और बेस कोर्स का मटेरियल है, ये परवियस होता है, इसमें से पानी गुजर के ड्रेन आउट हो सकता है। तो ड्रेनेज करने के लिए भी हम अपनी पंपिंग एक्शन को कंट्रोल करने के लिए ड्रेनेज ताकि प्रॉपर हो सके, तो हम अपनी सब बेस या बेस कोर्स की लेयर को देते हैं। और तीसरा फैक्टर क्या, फ्रोस्ट एक्शन, जिसे हम फ्रीज एंड थॉ का एक्शन भी कहते हैं। कंक्रीट में भी आप अपने आरसीसी दूसरे सब्जेक्ट्स में, कंक्रीट के सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ के आए होंगे कि व्हाट इज़ फ्रोस्ट एक्शन। तो फ्रोस्ट एक्शन फ्रीज एंड थॉ का एक्शन होता है, जिसको आपको पता है कि सर्दियों में पानी आपका जम जाता है और गर्मियों में आपका पिघलता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होने से स्वेलिंग की वजह से आपकी पेमेंट कमज़ोर हो सकती है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो इस फ्रोस्ट एक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हम अपनी सब बेस या बेस को उसकी लेयर देते हैं। और चौथे नंबर पे आता है आपका कंट्रोल ऑफ श्रिंक एंड स्वेल ऑफ सबग्रेड, कि आपकी जो सबग्रेड है, सबग्रेड की जो मटेरियल है वो ज़्यादा ड्राई या श्रिंक हो गई है या उसमें स्वेलिंग आ गई है, तो उसको भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हम एक एक्स्ट्रा लेयर दे देते हैं सब बेस की या बेस कोर्स की, ताकि आपकी ऊपर वाली स्लैब पे कोई इफेक्ट ना आ सके और आपकी रिजिड पेमेंट पे कोई इफेक्ट ना आ सके। तो इस स्लाइड में सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि रिजिड पेमेंट आपकी कंक्रीट की पेमेंट होती है, और रिजिड पेमेंट का सारा लोड आपकी कंक्रीट की पेमेंट बर्दाश्त करती है, और कंक्रीट की पेमेंट बर्दाश्त करती है, तो उसमें समटाइम्स हम नीचे सब बेस या बेस कोर्स देते हैं, समटाइम्स नहीं देते। तो हम सब बेस और बेस कोर्स कब देते हैं कि अगर हमें पता है कि अगर सब बेस और बेस कोर्स की लेयर दी होगी, तो हमारी 4 चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं उससे। ये पंपिंग एक्शन कंट्रोल हो सकता है, और फ्रोस्ट एक्शन कंट्रोल हो सकता है, ड्रेनेज कंट्रोल हो सकता है, और श्रिंक एंड स्वेल ऑफ सबग्रेड कंट्रोल हो सकता है। इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी जो रिजिड पेमेंट की आपकी जो स्लैब है वो बच सकती है, और उसमें क्रैक्स वगैरह जो पानी हुआ है वो पंपिंग हुआ है उस पे कंट्रोल कर सकती हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका जो लोड होता है वो आपका पार्टिकल टू पार्टिकल सब लेयर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि रिजिड पेमेंट पे आपका लोड जस्ट स्लैब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस स्लैब को बचाने के लिए हम नीचे ड्रेनेज करने के लिए अपनी सब बेस या बेस को उसकी एक एक्स्ट्रा लेयर देते हैं, ताकि ये 4 चीज़ें हम इसको कंट्रोल कर सकें। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इस स्लाइड में। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो नीचे आप देख रहे हैं कि सबग्रेड है, एग्जिस्टिंग सॉइल, सब बेस है इफ नीडेड, या बेस कोर्स है, नॉन एरोसिव, और कंक्रीट स्लैब है। और इस रिजिड पेमेंट में क्योंकि ये कंक्रीट की पेमेंट होती है, तो हम इसमें डिफरेंट ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो इन ज्वाइंट्स को हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं बाद में। The load is transmitted through beam action of slab in rigid pavements. The concrete pavement, because of its rigidity and high modulus of elasticity, tends to distribute the applied load over a relatively wide area of soil. Thus, the major portion of the structural capacity is supplied by the slab itself. बेसिकली जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका रिजिड पेमेंट में, वो बीम एक्शन जो जैसे स्लैब में होता है सेम वैसे ही होता है। इस स्लाइड में आपको पता लग जाएगा, जब हम अपना हमारा जो लोड है वो हमारी स्लैब के ऊपर जब लोड आएगा, तो लोड आने की वजह से क्या होगा कि आपका जो ऊपर वाला एक्सिस है जो आप देख रहे हैं ऊपर, आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, ये और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। क्योंकि जब लोड जाएगा तो लोड आएगा इसके ऊपर, तो ऊपर आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाएंगी और नीचे आपकी बेंडिंग से टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाएंगी। क्योंकि आपकी जो कंक्रीट होती है वो वीक इन टेंशन होती हैं, तो उस टेंशन को कंट्रोल करने के लिए
हम अपनी जो विजिट पेमेंट है उसको नीचे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले पार्ट में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके क्रैक्स वगैरह जो उसकी क्योंकि आपकी विजिट कंक्रीट पेमेंट आपकी टेंजाइल उसकी टेंजाइल में वीक होती है, तो उस टेंजाइल को कंट्रोल करने के लिए हम उसके नीचे वाले पार्ट पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नीड ऑफ विजिट पेमेंट्स। अब सवाल है कि हमें विजिट पेमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या हम विजिट पेमेंट को क्यों बनाते हैं। विजिट पेमेंट्स आर यूजली प्रोवाइडेड अंडर द सर्कमस्टांसेस heavy load traffic, very high heavy rainfall, poor soil conditions, poor drainage, extreme climate conditions, combination of some of these conditions which may lead to development of cracks in the payment. सो विजिट पेमेंट को फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट समटाइम्स हमें विजिट पेमेंट बनानी पड़ती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट बेसिकली वो उसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, जबकि विजिट पेमेंट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन फैक्टर्स को देखते हुए हम अपनी फ्लेक्सिबल पेमेंट पे विजिट पेमेंट को प्रेफर करते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारे पास हैवी लोडेड ट्रैफिक। तो हैवी लोडेड ट्रैफिक बेसिक नॉर्मली जो स्टूडेंट्स या आम लोग कहते हैं जी विजिट पेमेंट आपकी हैवी ट्रैफिक लोडिंग को बर्दाश्त करती है, और हम प्रेफर करते हैं हैवी ट्रैफिक लोडिंग को के लिए विजिट पेमेंट को। इसमें एक चीज़ ये है कि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में भी हैवी लोडिंग दे सकते हैं और उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर हम उस पर फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट को ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जब हम हैवी लोडिंग ट्रैफिक को डिज़ाइन करते हैं, वो तो डिज़ाइन तो हो जाएगी और रोड भी बन जाएगी और हैवी लोडिंग भी उस पर चल जाएगी। तो बट उसका नुकसान ये होता है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें हैवी लोडिंग की वजह से डिस्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आती हैं, और डिस्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आने की वजह से वो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है पेरियोडिकली, मतलब बार बार उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जिससे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो बार बार आपकी जो डिस्ट्रेसेस या डैमेजिंग की वजह से आपको उसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए भी हम विजिट पेमेंट को प्रेफर करते हैं, ताकि विजिट पेमेंट की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, बट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो जिसकी वजह से हम हैवी लोडिंग पे इसको प्रेफर करते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है, जैसे इस्लामाबाद M2 मोटरवे है जिसमें हमने विजिट पेमेंट की एक लेन को डाल दिया फॉर हैवी लोडिंग ट्रैफिक्स। सेकंड इज़ वेरी हैवी रेनफॉल। बेसिकली वेरी हैवी रेनफॉल या फ्लडेड एरियाज़ जो होते हैं उसमें आपको पता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो पानी होता है वो आपकी पेमेंट को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि जब पानी आता है और पानी ज़्यादा आता है, फ्लड या रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो क्या होता है आपकी जो पेमेंट की वेयरिंग कॉस्ट है उसके ऊपर जो बिटुमन की लेयर होती है, बिटुमन की लेयर वो पानी की वजह से उसके बॉन्ड एग्रीगेट के साथ कम हो जाता है या बॉन्ड ख़त्म होना शुरू होता है, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उन एरियाज़ जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पे भी हम फिर विजिट पेमेंट को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज़ पुअर सॉइल कंडीशंस। पुअर सॉइल कंडीशंस बेसिकली जिन एरियाज़ में सॉइल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है और हमें पता है कि हमें या तो सॉइल की फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाने के लिए अपनी सॉइल की रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, और अपनी कॉस्ट रिप्लेसमेंट करने में हमें टाइम लग सकता है या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लग सकती है। हम फिर अपने बजट को देखते हैं, और अगर हमारे पास इतना बजट अवेलेबल है कि हम उसकी विजिट पेमेंट में उसको शिफ्ट कर सकें, तो फिर हम आया कि अपनी जो सोइल है उसको रिप्लेस करें, हम अपने उधर विजिट पेमेंट को प्रेफर कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ पुअर ड्रेनेज, क्योंकि आपको पता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में ड्रेनेज होना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में अगर आपकी एक लेयर में सेटलमेंट होती है तो आपकी पूरी पेमेंट ही डैमेज हो जाती है। तो ड्रेनेज क्वालिटी को देखते हुए जिन एरियाज़ में ड्रेनेज पुअर होती है तो वहाँ पे भी हम रिजिड पेमेंट को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से मुराद ये है कि सम एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है या सारा साल ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो उन एरियाज़ में भी हम विजिट पेमेंट को प्रेफर करते हैं। विजिट पेमेंट को प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि आपके जो फ्लेक्सिबल पेमेंट अगर वो ख़राब हो जाए तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें वहाँ पे बार बार मशीनरी पहुँचानी पड़ेगी। और मशीनरी वहाँ, क्योंकि इन एरियाज़ जो हिली एरियाज़ हैं यहाँ जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे मशीनरी पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे फिर प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पे विजिट पेमेंट बनाई जाए ताकि उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाए और अगर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़े तो वो भी ईजिली आप कर सकते हैं। जबकि विजिट पेमेंट में फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको काफ़ी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है फॉर इट्स रिपेयरिंग और फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो इसलिए वहाँ पे भी हम फिर विजिट पेमेंट को प्रेफर करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर। नाउ रीइंफोर्समेंट स्टील इन द विजिट पेमेंट, कि हम विजिट पेमेंट में रीइंफोर्स्ड क्यों प्रोवाइड करते हैं? स्टील reinforcing may be used in concrete payment to reduce the amount of cracking that occurs as a load transfer mechanism at joints, as a mean of drawing two slabs together. Steel reinforcement used to control cracking is usually referred to as temperature steel, whereas steel rods used to load transfer mechanism are called dowel bars, and those used to connect two slabs together are known as tie bars. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील बार्स यूज़ की जाती हैं विजिट पेमेंट में, जिसमें टेम्परेचर स्टील बार्स का नाम दिया गया है, डावल बार्स का नाम दिया गया है और टाई बार्स का नाम दिया गया है। जब आप देखते हैं कि आपकी जो हम पेमेंट बनाते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं? जब भी हम कोई स्लैब भी बनाते हैं तो उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्टील का मैश बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं। उस जाल का मकसद क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से जो क्रैकिंग आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये स्टील बार्स यूज़ की जाती हैं। अब ये है सवाल, एक ये है कि आप जो नॉर्मल हम कंसीडर करते हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी विजिट पेमेंट में स्टील को प्रोवाइड करते हैं फॉर इट्स स्ट्रेंथ, तो ये बात गलत है। हम अपने स्टील को प्रोवाइड करते हैं अपने विजिट पेमेंट में टू प्रिवेंट द क्रैक्स। तो जो टेम्परेचर स्टील होते हैं वो मेन स्टील होता है जो क्रैक्स को या टेम्परेचर के इफेक्ट को कंट्रोल करता है और वो इस मैश की तरह बिछाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार्स की शेप में। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास डबल बार्स। तो जब हम, आपको पता है कि ये दिए जाते हैं अलोंग द लेंथ, कि हमारी रोड है वो इस तरह बहुत ज़्यादा लेंथ है उसकी, तो जहाँ पे हम उसको जॉइंट देते हैं, हम अपने अलोंग द लेंथ जॉइंट देते हैं, तो उस जॉइंट में हम डबल बार्स का यूज़ करते हैं। डबल बार्स का बेसिक मकसद ये होता है कि एक स्लैब का लोड दूसरी स्लैब पे ट्रांसफ़र करना। अगर हम डबल बार्स ना दें तो हमारा जब लोड आएगा तो हो सकता है कि एक स्लैब का लोड दूसरे स्लैब पर शिफ्ट ना हो और एक स्लैब वहाँ से वहाँ मतलब एक स्लैब वहाँ से सेटलमेंट उसकी स्टार्ट हो जाए। तो इस वजह से हम फिर वहाँ पे डबल बार्स देते हैं ताकि एक स्लैब की बॉन्डिंग दूसरे स्लैब से बॉन्डिंग हो जाए और एक स्लैब का लोड दूसरे स्लैब पे ट्रांसफर ईज़िली हो सके। नेक्स्ट आता है जी टाई बार्स। व्हाट इज़ टाई बार्स? तो टाई बार्स जब हम देखते हैं कि हमने 2 लेन रोड बनानी है और एक लेन, ये देखें एक लेन ये है, दूसरी लेन ये है, तो 2 लेन रोड बनानी है, तो 2 लेन्स को आपस में जोड़ने के लिए जो हम अलोंग द लेंथ थ्रू आउट द लेंथ हम जॉइंट देते हैं दोनों लेन्स को आपस में जोड़ने के लिए, तो उसमें जो बार्स यूज़ होती हैं उसे हम कहते हैं टाई बार्स। ये स्टेपलर पिन्स की तरह होती हैं कि एक मतलब कि एक लेन को दूसरी लेन से ये जोड़े जोड़े रखती है।
तो ये इन तीनों का मेन डिफरेंस है। टेम्परेचर बार हम टेम्परेचर को कंट्रोल करने और टेम्परेचर की वजह से जो क्रैक्स आते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टेम्परेचर स्टील को यूज़ करते हैं। जबकि डबल बार्स जो होती हैं वो एक स्लैब का लोड दूसरे स्लैब पे शिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जबकि जो टाई बार्स होती हैं वो जो अगर 2 लेन हमने बनानी है रिजिड पेमेंट की, तो 2 लेन को लॉन्गिट्यूडनली जो हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग द लेंथ थ्रू आउट द लेंथ, जो 2 लेन को जोड़ने के लिए जो बार्स यूज़ की जाती हैं उसे हम टाई बार्स कहते हैं। हम टेम्परेचर स्टील इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द bar mat or wire mesh consisting of longitudinal and transverse steel wires welded at regular intervals. The mesh usually is placed about 3 inches below the slab surface. Longitudinal wires should not be less than number 2 gauge spaced at the maximum of 6 inch. Transverse wires not less than 4 gauge and a maximum distance of 12 inch. Cross section area of longitudinal steel should be at least equal to 0.1% of the cross sectional area of the slab. जो टेम्परेचर स्टील होती है, जो मैंने अभी बताया आपको कि ये हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में थ्रू आउट द स्लैब देते हैं। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो टेम्परेचर की वजह से क्रैक्स आते हैं उसको प्रिवेंट करना। जो हम आम स्लैब में भी जो हम जाल बिछाते हैं या मैश वायर मैश कहते हैं, तो वो भी उसका उसी तरह हम अपने रिजिड पेमेंट में इसको प्लेस करते हैं। तो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स आती हैं उसको वो हम यूज़ करते हैं नंबर 2 गेज की। जो स्टील बार के नंबर्स होते हैं नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम नंबर 2 गेज की जो स्टील बार्स हैं उसको नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनल इसको प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें जो आपस में स्पेसिंग रखी जाती है वो हम रखते हैं 6 इंच की। और जो हमारे पास ट्रांसफर डायरेक्शन में होती हैं वो हमारे पास नंबर 4 गेज की नॉर्मली यूज़ करते हैं, और इनके आपस में जो स्पेसिंग होती है वो हम 12 इंचेस रखते हैं। अब टेम्परेचर बेसिकली कैसे होता है कि समटाइम्स जब हम हमारी व्हीकल हमारी चलती है रोड पे, तो उसमें फ्रिक्शन होती है आपके व्हील के और पेवमेंट के दरमियान, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसकी वजह से वो भी टेम्परेचर का इंक्रीज़ का बायस बनती है, जिसकी वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं। तो उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि रात के टाइम क्योंकि आपका टेम्परेचर कम हो जाता है और दिन के टाइम आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो रात के टाइम क्या होता है कि आपकी जो स्टील होता है वो ऊपर टेंशन में आ जाता है, नीचे कंप्रेशन में आ जाता है। जबकि डे के टाइम क्या होता है, ऊपर कंप्रेशन हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो कंप्रेशन हो जाती है, जबकि नीचे वाले एक्सिस पे टेंशन हो जाती है। तो इन चीज़ों पे को कंट्रोल करने के लिए भी हम अपने टेम्परेचर स्टील को प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब ट्रैफिक गुजरे दिन के टाइम और रात के टाइम तो क्रैक्स वगैरह ना आ सकें। इसमें क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम अपने स्टील के बार्स को यूज़ करते हैं। So next is double bars. Double bars are used mainly as load transfer mechanism across the joints. They provide flexural shearing and bearing resistance. The double bars must be much larger diameter than a wire mesh used in the temperature steel. Diameter of 1 to 1.5 inch and length of 2 to 3 feet have been used, with the bars usually spaced at 1 feet centers across the width of the slab. At least one end of the bar should be smooth and lubricated to facilitate free expansion. बेसिकली डबल बार्स हम एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह में ज़्यादातर देते हैं। तो एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। डबल बार्स का अभी मैंने आपको एक मकसद बताया था कि एक मकसद मेन मकसद होता है उनका कि एक स्लैब का लोड दूसरे स्लैब पे ट्रांसफ़र करना जॉइंट के दरमियान में। अब ये क्या होता है कि ये देखें आप इस पिक्चर में, ये हमारे पास डबल बार्स दी गई हैं कि एक दो स्लैब्स के दरमियान में। अब डबल बार्स हम जो टेम्परेचर बार होती हैं वो नॉर्मली हम देते हैं नंबर मैक्सिमम नंबर 4 तक।
जबकि जो डबल बार्स हैं उसका डायमीटर होता है 1 से 1.5 इंच। एक मतलब कि नंबर 8 से नंबर 12 इंच तक इसका इतना मोटा डाया होता है, जिसको हम देते हैं और अपने जॉइंट्स के दरमियान में। और इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 फुट होती है, मतलब कि 2 से 3 फीट इसकी लेंथ होती है। डाया इसका नंबर 8 से नंबर 12 तक या 1 से 1.5 इंच तक होता है, और दरमियान में स्पेसिंग जो होती है वो होती है हमारे पास 1 फीट की। अब 1 फीट की इसमें स्पेसिंग दी जाती है। और अब ये नीचे वाली आप डायग्राम में देखें तो ये इसकी एक साइड हमारे पास डिफ़ॉर्म्ड बार्स की शेप में होती है। डिफ़ॉर्म्ड बार्स को मतलब क्या होता है कि जिस बार के ऊपर रिब्स हों, ताकि बॉन्डिंग अच्छी बन सके। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें आप देखें कि ये डबल बार है, तो डबल बार है तो इसमें इस स्लैब में ये जो डबल बार है ये फिक्स है। इसके ये डिफ़ॉर्म्ड बार है, इधर तक जो कि ये इस स्लैब में फिक्स हो गई है। दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दी जाती है, और जो इस तरफ बार होती है ये प्लेन बार होती है, और इसमें हमने बताया कि इस पर लुब्रिकेंट भी लगाया था, और इसके ऊपर समटाइम्स पीवीसी का पाइप लगा, ये देखें पीवीसी का पाइप लगाया जाता है, और आगे से थोड़ी सी स्पेसिंग दी जाती है। इसको देने का मकसद ये होता है कि ये जो हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं हम टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, कि जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो वो आपकी स्लैब एक्सपैंड करती है या श्रिंक करती है, तो उसकी वजह से जॉइंट को में क्रैक्स ना आ सकें। तो इसकी वजह से भी एक एक हमारे स्लैब में ये फिक्स होता है, जबकि दूसरी स्लैब में हम इसमें थोड़ी सी स्पेस देती हैं फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, कि आपका एक्सपेंशन और या कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर सके। तो ये होता है हमारे पास डबल बार्स। Next is tie bars. So tie bars are used to tie two sections of the pavement together, and therefore they should be either deformed bars or should contain hooks to facilitate the bonding of two sections of the concrete and pavement with the bars. These bars are usually much smaller in diameter than the double bars and are spaced arranged center. Typically, diameter and spacing of these bars are 3 by 4 inch and 3 feet respectively. बेसिकली जो टाई बार्स हैं वो मैंने अभी आपको बताया, जो टाई बार्स होती हैं वो हम देते हैं कि 2 लेन रोड है, तो दो लेन रोड को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हम अलोंग द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ हम अपने टाई बार्स को देते हैं, ताकि दो लेन्स को आपस में जोड़ सकें। और ये जो इसका जो ये डिफॉर्म बार्स होती हैं, डिफॉर्म बार्स, और इसके जो डायमीटर होता है वो 3 बाई 4 इंच होता है, और अलोंग द लेंथ जो स्पेसिंग होती है वो 3 फीट नॉर्मली दी जाती है। और इसकी हुक्स की फॉर्म में दिया जाता है, जैसे हमारे पास स्टेपलर पिन्स होती हैं, तो जिसकी 2 लेग्स होती हैं, तो हम क्या होता है कि एक लेग एक लाइन में और दूसरी पेमेंट में होती है, जिससे वो आपस में बॉन्डिंग बन जाती है 2 लेन्स की। तो इस डायग्राम में आप देखें कि ये अलोंग द लेंथ आपकी टाई बार्स डाली जाती हैं, और 3 फीट इसकी दरमियान में स्पेसिंग रखी जाती है, और एक हुक इस तरफ एक हुक इस तरफ होती है, तो इसे हम कहते हैं टाई बार्स। और दरमियान में जो स्टील मैश दिया जाता है उसे हम स्टील बार्स कहते हैं, और जॉइंट्स पे जो हम देते हैं उसे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हो या कंट्रैक्शन जॉइंट हो, तो हम उधर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो जॉइंट देते हैं अलोंग द लेंथ, उसमें हम जो बार्स यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं डबल बार्स। अब इस पिक्चर में देखें, अब ये लेन हमारे पास बन गई है। आधी जो इसकी बार है इस लेन में, आधी इधर से बाहर निकली हुई है, इधर हम दूसरी लेन बना देंगे, तो इस बार्स को हम कहते हैं टाई बार्स। ये 3 टाइप्स की विजिट पेमेंट्स होती हैं जो नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट, सिंपली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट, कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दीज? जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट्स में इसमें आती है कि इसमें हम बिल्कुल अपनी जो रीइंफोर्समेंट है उसको यूज़ ही नहीं करते, जस्ट प्लेन कंक्रीट पेमेंट्स होती है, इसमें कोई स्टील बार्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पे होती है सिंपली रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट। उसमें ये होता है कि हम प्रॉपर अपनी स्टील को यूज़ करते हैं और जॉइंट्स देते हैं प्रॉपर तरीके से। जबकि कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट में हम क्योंकि जब हम जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट देते हैं तो हमें बार बार अपनी कंक्रीट में जॉइंट्स देने पड़ते हैं,
क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट का यूज़ नहीं होता। जबकि सिंपली रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जैसे हम उसमें स्टील का यूज़ करेंगे तो हमारी जो जॉइंट की स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो जो 10 फीट है तो यहाँ पे 100 फीट तक चला जाएगा, तो जॉइंट की स्पेसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी और हम यहाँ पे अपनी जॉइंट्स को देंगे, जॉइंट की स्पेसिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। कंटीन्यूअस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट्स में ये होगा कि हम कंटीन्यूअस अपनी रीइंफोर्समेंट को यूज़ करेंगे और इसमें जॉइंट्स नहीं देंगे। जॉइंट्स बस इसमें जो आएंगे कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पेमेंट में, वो हमारे पास जो लाजमी जॉइंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स या एक्सपेंशन जॉइंट, बस हम वो ही जॉइंट्स देंगे। जबकि इसमें हम प्रॉपर जॉइंट्स देंगे अपने जो होंगे। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट वाली है उसमें हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ नहीं करेंगे, जिससे हमारे जॉइंट हमारे पास की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम होगी। मतलब कि हर 10-15 फीट या 20 फीट के बाद हम उतना जॉइंट देंगे। जबकि सिंपली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट में क्या है कि हम हमारी जॉइंट की स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। जबकि कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट में हम बस इम्पोर्टेंट जॉइंट्स जो है एक्सपेंशन या कंस्ट्रक्शन जॉइंट वो हम प्रोवाइड करते हैं। Jointed plain concrete pavements have no temperature steel bars or dowels. However, steel tie bars often we use to provide hinges. तो tie bars तो हमें देने पड़ेंगे अगर हमने दो लेंस को आपस में ज्वाइन करना, बट हम जो टेम्परेचर बार्स हैं या डबल बार्स हैं उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। और इन जॉइंट्स को की जो स्पेसिंग होती है वो नॉर्मली 10 से 20 फुट के बाद हमें कोई ना कोई जॉइंट देना पड़ता है। So in case of transverse joint of concrete payments are skewed about 4 to 5 feet in a plane. तो हम समटाइम हम इसमें ट्रांसवर्स जॉइंट देते हैं और ट्रांसवर्स जॉइंट हम स्क्यूड शेप में देते हैं। स्क्यूड क्या होता है मैं अभी डायग्राम से बताता हूँ। और वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, फॉर स्मूथ राइडिंग के लिए। जैसे इस पिक्चर में देखिए आप कि जो ये जॉइंट है हमने स्क्यूड जॉइंट क्या होता है कि ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता। हम इसको थोड़ी सी ट्रांसफर डायरेक्शन में इस तरह देते हैं 4 से 5 फुट का। ये देखें अगर प्लेन होता है 4 से 5 फुट का डिस्टेंस होना था, तो हम इस डायरेक्शन में क्यों देते हैं, इस डायरेक्शन में इसलिए देते हैं कि अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो तो आपकी व्हीकल का जो व्हील होगा वो दोनों पार्ट्स में एक दफ़ा ही आएगा, जिससे क्रैक्स आ जाएंगे और एकदम से वो लोड पूरा आएगा और आपके ड्राइवर को भी अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो अगर ये इस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होंगे, थोड़ा सा इस तरह होंगे, तो क्या होगा कि वो व्हील व्हीकल का व्हील जो होगा वो एक दफ़ा ही दोनों पे नहीं आएगा, वो एक पे आएगा फिर दूसरे पे आएगा, जिससे राइडिंग कंफर्ट भी होगी। और दूसरे नंबर पे जो आपकी क्रैक्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये होता है जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट, जिसमें हम स्टील बार्स का यूज़ नहीं करते। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास सिंपली रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पेमेंट्स, जिसमें हम डावर्स का भी यूज़ करते हैं अपने जॉइंट्स पे और स्टील मैश का भी यूज़ करते हैं। ये देखें अब स्टील मैश का भी यूज़ किया गया और अब प्रॉपर जो हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट्स आते हैं या जितने भी जॉइंट्स आते हैं उसमें हम डबल बार्स का भी यूज़ करते हैं। स्टील बार्स इज यूज थ्रू ऑफ द स्लैब विद अमाउंट डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द स्लैब। टाई बार्स आर आल्सो यूज कॉमनली एट द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। ये देख रहे हैं आपके ये टाई बार्स दो लेंस को आपस में मिलाने के लिए यूज़ किए गए अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में, और टेम्परेचर स्टील को यूज़ किया जा रहा है। और हमारे जो जॉइंट्स आए हैं डबल बार्स उधर भी यूज़ की जाती हैं। तो उसके बाद हमारे पास आती है जी कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पेमेंट। कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पेमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम अपने जॉइंट्स को कम से कम कर सकें, क्योंकि जॉइंट्स जितने ज़्यादा आएंगे उससे आपकी राइडिंग कंफर्ट कम हो जाएगी। तो हम इस पे जैसे कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, कोई मोटरवे बना रहे हैं, कोई ब्रिज वगैरह बना रहे हैं, तो हम उसमें सब जॉइंट्स ख़त्म कर देंगे। सब जॉइंट्स को ख़त्म कर जब करेंगे तो हमें कॉन्टीन्यूअस अपनी जो रीइंफोर्समेंट उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कॉन्टीन्यूअस अपनी रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए हम फिर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो राइडिंग कंफर्ट है वो अच्छी हो जाए और जॉइंट्स कम से कम हो जाएं। तो हम फिर उसमें हाली जस्ट एक्सपेंशन जॉइंट्स को ही या कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को यूज़ करते हैं। और उसमें टाई बार्स के वैसे वो टाई बार्स आपकी मिड में आते हैं जो दो लेंस को आपस में मिलाते हैं, और इसकी सेम थिकनेस होगी सिंपली इन्फोर्समेंट की या कॉन्टीन्यूअस की इन्फोर्समेंट। सिंपली इन्फोर्समेंट में ये होगा कि हमें
100 फीट के बाद या 50 फीट के बाद एक जॉइंट देना पड़ेगा, जबकि जो कंटिन्यूस इन्फोर्समेंट होगी उसमें जॉइंट्स कम हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास एक्सपेंशन या कंस्ट्रक्शन जॉइंट आएंगे और इससे हमारी राइडिंग क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ये देखें आप, ये द स्टील इज़ नॉट काउंटेड ऑन फॉर लोड ट्रांसफ़र। इससे क्या होगा कि हमारी कंटिन्यूस अगर रीइंफोर्समेंट जा रही है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं वो कम हो जाएगी और राइडिंग क्वालिटी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ के कौन कौन से जॉइंट्स हम देते हैं अपनी कंक्रीट की पेमेंट में और क्यों देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्लेस्ड इन कंक्रीट पेमेंट्स टू लिमिट द स्ट्रेस included the temperature changes and to facilitate proper bonding of two adjacent sections of pavement when there is a time lapse between their construction. For example, between the end of one day's work to the beginning of the next day. These joints can be divided into four categories: expansion joint, construction joint, contraction joint, and hinge joints. सो जो हमारे पास अलोंग द लेंथ हमारे पास जॉइंट्स आते हैं उससे हम ये जैसा कि मैं अभी आपको जैसे हमारे पास ये एक पेमेंट है तो पेमेंट के अलोंग ये जो हमारे पास दो पेमेंट्स हैं तो पेमेंट्स के दरमियान में जो हमारे पास इस डायरेक्शन में जॉइंट्स आते हैं, जो एक्सपेंशन जॉइंट होगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट या कंस्ट्रक्शन जॉइंट होगा, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास है ट्रांसवर्स जॉइंट्स। ये तीन किस्म के होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन या कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। और जो हमारे पास टाइप पास जहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारे लॉन्ग द लेंथ हमारे पास थ्रू आउट द लेंथ चलते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अलोंग द लेंथ जो जा रहे हैं लेंस को बनाने के लिए, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स हैं। और ये जो जॉइंट्स आ रहे हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट्स। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी हो सकता है, एक्सपेंशन जॉइंट भी हो सकते हैं और कंट्रैक्शन जॉइंट भी हो सकता है। व्हाट इज़ एक्सपेंशन जॉइंट? एक्सपेंशन जॉइंट बेसिकली दिया जाता है फॉर कंट्रोल द श्रिंकेज या एक्सपेंशन कि हमारे टेम्परेचर की वजह से हमारी रोड जो एक्सपैंड करती है या श्रिंक करती है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो जॉइंट दिया जाता है वो हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट होता है। कि नॉर्मली जब हमारे पास बकलिंग होती है, बकलिंग क्या होती है कि जब ये आपके पास रोड का सेक्शन है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये बकल कर जाएगी। बकल करने से ये ऐसे बकलिंग हो जाएगी और ये इस चीज़ को ब्लो अप कहते हैं या बकलिंग कहते हैं। तो बकलिंग कर जाएगी तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैक्स, जब लोडिंग आए तो क्रैक्स वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम अपने इधर स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बकलिंग है वो ना हो, आपकी जो टेम्परेचर है उससे रोड बकल ना कर जाए। तो इसके लिए भी हम एक्सपेंशन जॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं और एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं। और जैसे आप ब्रिजेस वगैरह में देखते हैं, ये हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं जिसमें हम एक अभी मैंने आपको डबल बार से फिर समझाया था कि एक तरफ फिक्स होता है, दूसरी तरफ से हमने उसमें स्पेसिंग दी होती है ताकि टेम्परेचर की वजह से उसमें जो चेंजिंग आए वो उसमें कंट्रोल हो जाए। और उसके ऊपर भी हम ये लगा देते हैं रबर की मटेरियल की चीज़ें लगा देते हैं, फैब्रिक्स लगा देते हैं ताकि ये हम क्यों लगाते हैं कि नीचे स्पेसिंग हमारी वो सेम ही आती है, ऊपर हम ये चीज़ लगाते हैं ताकि हमारी जो राइडिंग कंफर्ट है वो डिस्टर्ब ना हो, राइडिंग क्वालिटी हमारी बस सेम है, हमें जर्क्स वगैरह महसूस ना हो। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास कंट्रैक्शन जॉइंट। तो कंट्रैक्शन जॉइंट बेसिकली हम क्यों देते हैं, जो हमारे पास श्रिंकेज कंट्रोल के लिए, श्रिंकेज वगैरह के लिए जो की वजह से जो हमारे पास क्रैक्स आ जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रैक्शन जॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कंट्रैक्शन जॉइंट्स जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये देख रहे हैं आप, ये कंट्रैक्शन जॉइंट में हम ऊपर से इधर से थोड़ी सी स्पेस को ग्रूव्स बनाते हैं, वो ये 1/4 तक होती है और ग्रूव सा कट जॉइंट भी कहते हैं इसे। और इसमें हम फिलर ऐड कर देते हैं ताकि जो श्रिंकेज की वजह से जो हमारे क्रैक्स हैं वो क्रैक्स को इसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्योंकि आपको पता है जब मेगा प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वजूहात आती हैं जिसकी वजह से हमें काम को रोकना पड़ता है। यहाँ समटाइम बारिश हो जाती है, समटाइम्स लेबर छुट्टी है, समटाइम्स ईद वगैरह आती है, समटाइम्स
ये होता है कि हमारे पास काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट है, तो सारी कंक्रीट एक टाइम पे नहीं हो सकती, हम उसको पार्ट्स में करते हैं। तो जब हम एक स्लैब कंक्रीट करते हैं तो उसके बाद जो हम जॉइंट देते हैं, क्योंकि उस जो बॉन्ड आपस में बॉन्ड बनाने के लिए हम उधर एक जॉइंट देते हैं, उस जॉइंट को हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं। तो ये हम क्लास में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ हमारे पास हिंज जॉइंट आते हैं। तो हिंज जॉइंट्स मेनली यूज टू रिड्यूस क्रैक अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट, और ये दो लेंस को आपस में ज्वाइंट करने और दो लेंस के दरमियान जो हमारे पास क्रैकिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हम टाई बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये जो हम जॉइंट्स देते हैं, अगर हमारे पास कंटिन्यूअस रीइंफोर्स हो तो ये जॉइंट्स कम हो जाएंगे, इसमें खाली एक्सपेंशन जॉइंट्स या कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आएंगे। और ये जो हमारे पास अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स आते हैं जिसमें हम टाई बार्स को यूज़ करते हैं, इसे हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं। तो ये था आपका लेक्चर। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम जूम मीटिंग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसको आप रीड आउट करें और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।